नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 25 अक्टूबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो आइए सबसे पहले हम सत्र के विषय की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला जो विषय है भारत का मध्य एशियाई आउटरीच, यानी भारत का जो मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया के साथ संबंध में इनके बारे में बात करेंगे। इसका महत्व क्या है, इसके सामने वर्तमान समय में ऐसी क्या चुनौती आ गई है जिसकी वजह से यह लेख आया हुआ है। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और दूसरा है जो कि कोप 26 लगातार चर्चा में है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस काफ़ी कुछ कर चुके हैं और यह आगे तक भी करेंगे, क्योंकि यह बैठक आगामी 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। तो इसमें जो है इसको कह सकते हैं कि ये दूसरा और तीसरा संकट को कम करना, इन दोनों को हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे। और उसके बाद जो चौथा टॉपिक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो यह जो है FATF की जो लिस्ट है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होती है, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पर इस लिस्ट में शामिल रहने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकी चर्चा करेंगे। यह लिस्ट, यह FATF होता क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इन सब की जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। और उसके बाद जो टॉपिक होगा चीन का नया सीमा कानून, ये कहाँ तक भारत के लिए लाभप्रद है और यह नया सीमा कानून भारत पर क्या असर डालेगा, इन सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न के बारे में भी बात करेंगे। तो आज का पहला जो संपादकीय पृष्ठ पे आया हुआ है इंडिया सेंट्रल एशियन आउटरीच, तो अफगानिस्तान सिचुएशन हैज थ्रोन अप चैलेंजेस फॉर न्यू दिल्ली, पेज नंबर 9 पे आया है। इसको जीएस के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत रखेंगे। तो संदर्भ यही है कि भारत का मध्य एशियाई आउटरीच, अफगानिस्तान की स्थिति ने नई दिल्ली के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत तथा मध्य एशिया संबंधों में जो चुनौतियां हैं, तो अफगानिस्तान में जो यह नाटकीय रूप से जो डेवलपमेंट देखा जा रहा है, जो विकास हो रहा है, यानी कि अब वहां पर जो लोकतांत्रिक सरकार थी पूरी तरह से वहां पर हट गई है और वहां पर अब क्या हो गया है, वहां पर तालिबान सरकार आ गई है। तब ऐसे में भू रणनीतिक और भू आर्थिक चिंताओं को उत्प्रेरित कर दिया है। तब ऐसे में मध्य एशिया और काकेसस, चूंकि इसके आगे हम बढ़ेंगे, तो मध्य एशिया काकेसस के साथ भारत के क्षेत्रीय और द्विपक्षीय संबंधों के लिए नई चुनौतियों को यह जन्म दे दिया है, खासकर अफगानिस्तान की जो स्थली, क्योंकि इधर पाकिस्तान जो कि परंपरागत विरोधी है, ऐसे में भारत के यहाँ पर रास्ते अगर बंद होते हैं तो फिर भारत को अन्य उपायों को देखना होगा। तो इन्हीं सब को देखते हुए हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महीने की शुरुआत में ही इस क्षेत्र में 4 महीने की अवधि के भीतर यह उनका तीसरा जो है दौरा है। तो इसमें उन्होंने बहुत सारी विकास परियोजनाओं के समर्थन के लिए $200 मिलियन का क्रेडिट ऑफ लाइन दिया हुआ है, तो इस तरह से प्रदान किया है। और उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर एक समझौता ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर भी किया है। और उनका अगला पड़ाव कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान था, जहां उन्होंने एशिया में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों पर छठे विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया था। तो उन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी इस बैठक में निशाना बनाया। तो BRI को बढ़ावा देने के लिए चीन के तरीकों की निंदा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कुछ चुनौतियां हैं, इसके साथ साथ ये तो जो हमारे देश के विदेश मंत्री जब से तालिबान सरकार आई हुई है, उसके बाद लगातार मध्य एशिया के देशों से बराबर हमारे देश के विदेश मंत्री संपर्क बनाए हुए हैं। तो इसमें जो मुख्य चुनौतियां होंगी जिस पर हम लोग यह बातें कर रहे हैं, जा कर के मिल रहे हैं, जैसे पहला है आतंकवाद।
तो आतंकवाद जो है इन देशों के कुछ तत्वों द्वारा आतंकवादी संगठनों को यहाँ सहयोग मिलता था। यानी आतंकवाद की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है क्षेत्र, अगर थोड़ा सा आगे हमने बहुत सारे मैप भी लिए हुए हैं, तो यहाँ पर अगर हम मानचित्र के अंतर्गत देखते हैं तो भारत से अब यहाँ पर तालिबान चूंकि अगर अब आ गया तो पाकिस्तान का बहुत सारा हिस्सा तालिबान समर्थित है और तालिबान से पाकिस्तान के अच्छे संबंध वर्तमान में हैं। तो इस बात को देखते हुए यह हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि भारत के उत्तर भारत, खासकर जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आतंकवाद पक्षपोषित हो सकता है। तो ऐसे में यह चुनौती हो सकता है। हालांकि जो है इस संगठन के, यानी कह सकते हैं कि मध्य एशिया के बाद संबंध में बहुत सारे देश आतंक के विरुद्ध भारत का साथ दे रहे हैं। तो चाहे ईरान हो और भी जो देश हैं इसके साथ साथ, चाहे वह अफगानिस्तान खुद भी था, लेकिन जब वहां लोकतांत्रिक सरकार थी पूरी तरह से, और यह तो जो संघाई शिखर सहयोग संगठन था वह भी भारत के साथ, और भारत इसका स्थायी सदस्य भी हो गया है। तो आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। तो यह सब देश जो है अब आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन इसी में से कुछ ऐसे हैं जो आतंकवाद को पक्षपोषित करते हैं। तो इस तरह से जो है यह चुनौतियां हैं। तो आतंकवाद के बारे में लगातार यह जो है भारत के लिए यह चिंता का विषय है, और खासकर मध्य एशिया के बीच में भी यह बहुत बड़ी कड़ी के रूप में है। दूसरा जो चुनौती है भारत द्वारा परियोजनाओं में देरी। अब सोचिए कि अगर तालिबान की समस्या अगर आ गई, तालिबान और भारत में संबंध अच्छे नहीं होते हैं, तो बहुत सारी जो परियोजनाएं चल रही हैं मध्य एशिया में भी, और जैसे तापी की चर्चा भी मैं करूंगा, तो इन सब को जो है और देरी होगी, तो इससे जो है नुकसान होगा। और दूसरे चीन की पहुंच, तो चीन जो है लगातार, यानी मध्य एशिया देशों की जो विदेश नीति में चीन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके साथ ही साथ आर्थिक सहयोग के मामले में यह देश चीन पर अधिक निर्भर हैं, खासकर मध्य एशिया के देश। तो ऐसे में भारत और मध्य एशिया के बीच में यह सब चुनौती का कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि एस जयशंकर लगातार अन्य देशों के पास जा जा करके वह मुलाकात कर रहे हैं। और रूस का पक्ष के देखा जाए तो वर्तमान में रूस और चीन में भी काफी प्रगाढ़ता है। हालांकि पूर्ववर्ती रूस का भाग होने के कारण रूस इन देशों पर प्रभाव स्थापित है, खासकर सेंट्रल एशिया में, लेकिन हाल के कुछ समय में भारत की नीतियां अमेरिका की तरफ झुकती दिख रही हैं। ऐसे में रूस तथा चीन में जुड़ाव इन देशों के साथ भारत के संबंध को प्रभावित करेगा। हालांकि भारत अभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, वह चाहे कोई भी परियोजना हो उसमें वह अपने हिसाब से ही वो कार्य कर रहा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत, इसी को देखते हुए भारत आर्मेनिया संबंध इसी आलेख में दिया गया है कि भारत जो है आने वाले दिनों में ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए आपसी कनेक्टिविटी को बढ़ाने जा रहा है। तो इस ऐलान से मध्य एशियाई देशों में भारत की मौजूदगी और व्यापार को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो चूंकि भारत अब देख रहा है कि अगर यहाँ से स्थिति ठीक नहीं होती है तो भारत मध्य एशिया, यानी अब यहाँ पर ईरान पर अपने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से वह आर्मेनिया और अन्य देशों में, इवन यूरोप तक वह अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो यही, इसी बात को देखते हुए हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं, पहले ऐसे विदेश मंत्री होंगे जो आर्मेनिया की यात्रा पर गए हुए हैं। ऐसे में हालांकि अजरबैजान थोड़ा बहुत मुंह नाक सिकोड़ सकता है, क्योंकि अब अजरबैजान के साथ पाकिस्तान और क्या कहते हैं टर्की साथ में रहा है, और टर्की और पाकिस्तान, खासकर कश्मीर मुद्दे पर टर्की पाकिस्तान के साथ है। तो ऐसे में यह भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा द्विपक्षीय संबंध, व्यापार और अफगानिस्तान के कई मुद्दों पर वह बात करते हुए चाबहार बंदरगाह को उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर में शामिल किए जाने का भी प्रस्ताव दिया है। किसे? आर्मेनिया को। तो यहाँ पर अब देखिए कि उत्तर भारत के लिए मध्य एशिया का महत्व अगर हम बात करें, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे रणनीतिक महत्व हो, तो रणनीतिक महत्व यही इस आलेख का जो महत्वपूर्ण बिंदु है। यूरोप तथा रूस का इसे द्वार हम कह सकते हैं सेंट्रल एशिया को। तो चाबहार से मध्य एशिया, यहां पर देख सकते हैं ग्वादर पोर्ट है और ये चाबहार पोर्ट है। तो चाबहार से मध्य एशिया के द्वारा भारत की पहुंच रूस तथा यूरोप तक हो जाएगी। तो इसके साथ ही मध्य एशियाई राष्ट्र अफगानिस्तान को चारों तरफ से घेरते हैं। तो इस तरह से भारत जो है इधर से भी अफगानिस्तान में अपनी योजनाओं को सक्रिय कर सकता है। यानी अगर यहाँ पर रोकता है, लेकिन यह कब की स्थिति थी? जब जो है यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार, यानी अभी तालिबान का जो है अभी
हालांकि जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि तालिबान इस समय नए कलेवर के साथ शासन करने के मूड में है। तो हो सकता है कि वह भारत से संबंध अच्छा बनाए, क्योंकि भारत अभी ग्रोइंग स्टेज में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक लीडर के रूप में भूमिका निभा रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि तालिबान का झुकाव भारत की तरफ हो जाए और पाकिस्तान से वह अपनी दूरी बना ले। तो यहां पर अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी। फिर भी अगर यहां से हमारे रास्ते बंद होते हैं तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यह रणनीतिक दृष्टिकोण से यही है। और तजिकिस्तान यहां पर आपको दिख रहा होगा, यह देश है। तो यह जो है इसके फारखोर में अपना सैन्य बेस स्थापित करने के उपरांत भारत मध्य एशिया में सैन्य बेस स्थापित करने वाला अमेरिका, रूस तथा जर्मनी के बाद चौथा देश हो गया है। इस तरह से सेंट्रल एशिया में भारत अपनी पहुंच लगातार बनाए हुआ है। इसी तरह से ऊर्जा सुरक्षा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए, खासकर मध्य एशिया के साथ संबंध स्थापित करने में, क्योंकि मध्य एशिया राष्ट्रों में ऊर्जा के भरपूर स्रोत हैं। चाहे यहां पर आप देख सकते हैं यह तुर्कमेनिस्तान है, तो तुर्कमेनिस्तान से भारत तक तापी गैस पाइपलाइन लाई जा रही है, जो एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। तो यहां पर यह जो तापी परियोजना है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, आगे हमने उसको और अलग से एलाबरेट किया है मैप के द्वारा, तो वहां पर और चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद आर्थिक लाभ की बात करें तो इन देशों में चूंकि खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, इसके साथ ही भारत अब स्वयं को एक विनिर्माता के रूप में स्थापित कर रहा है और बड़े बाजार के रूप में यह उपयोगी सिद्ध होगा। इसके साथ ही यहां से कैस्पियन सागर को भी यह कनेक्ट कर सकता है। और सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो भारतीय संस्कृति का अत्यंत महत्व है। चाहे वह ताजिकिस्तान के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा स्थापित की गई थी यहाँ पर, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन सब क्षेत्रों में सांस्कृतिक महत्व, इसको लेकर के भारत और एशिया, सेंट्रल एशिया के संबंध बहुत प्रगाढ़ हो सकते हैं। इसमें जैसे कि इस लेख में अशकाबाद समझौता की चर्चा की गई है, क्योंकि अब भारत को नए सिरे से फिर से देखना होगा। जब तालिबान से अगर संबंध ठीक रहते हैं तो यहां पर रेल कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट, अशकाबाद एग्रीमेंट, तो ये जो अशकाबाद एग्रीमेंट है ये है क्या? तो ये 2011 में ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने अशकाबाद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और भारत 2018 में इसका सदस्य बना। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण यह बात थी कि इसके तहत फारस की खाड़ी के रास्ते मध्य एशिया में दाखिल होने की सुविधा हासिल होगी और यह समझौता ट्रांजिट और माल परिवहन से भी जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से इसका नाम तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद पर पड़ा। ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इस समझौते के संस्थापक देश थे। तो इस समझौते से जुड़कर भारत को यूरेशियाई इलाके में देश के साथ व्यापार और व्यावसायिक मेलजोल बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से इस बीच भारत चीन की जो OROB यानी वन बेल्ट वन रोड के विकल्प भी वह कह सकते हैं बन सकता है ये। तो इस तरह से यह अशकाबाद समझौता, फिर अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, यह जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का यहाँ से, तो चूंकि 1947 के बाद, जहाँ 1947 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, चाहे जहाँ से आए जाएं, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया और पाकिस्तान परंपरागत विरोधी हो गया, तो ऐसे में भारत के साथ समस्या होने लगी कि वह कैसे मध्य एशिया और यूरोपीय देशों के साथ वह संबंध स्थापित करेगा। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो 7200 किलोमीटर लंबी कनेक्टिविटी परियोजना है, तो इसके लिए रूस, ईरान और भारत के बीच 16 मई 2002 को यह समझौता किया गया था। इसमें सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का प्रावधान है। तो इससे भारत हो गया, आप यहां पर देख सकते हैं ईरान हो गया और रूस हो गया, के अलावा अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान और बेलारूस इस परियोजना के सदस्य हैं। तो इस तरह से इन देशों के साथ भारत अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है और इस गलियारा का उद्देश्य ही यही है कि मुंबई, मॉस्को, यहां पर आप देख सकते हैं ना, मुंबई है, मॉस्को है और इसके साथ तेहरान, बाकू और अस्त्राखान, अब्बास, बंदर जैसे शहरों को व्यापारिक संपर्क कायम करना है। और इस तरह से तापी प्रोजेक्ट मैंने बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं अलग से इसीलिए एलेबरेट कर रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए, इवन अफगानिस्तान के लिए भी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो अफगानिस्तान को। तो तालिबान कभी भी नहीं चाहेगा कि इसे समाप्त किया जाए,
तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन यह परियोजना है जो कि एशियाई विकास बैंक की मदद से इसे डेवलप किया गया है। तो यह पाइपलाइन प्राकृतिक गैस को तुर्कमेनिस्तान के गलकिनेस गैस फील्ड से अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान और फिर भारत पहुंचेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें अफगानिस्तान के ज्यादा हित हैं। तो ऐसे में तालिबान बहुत सोच समझकर वह कदम उठाएगा कि यह परियोजना में कोई अड़चन नहीं आए। अगर इसमें कोई अड़चन आती है तो सबसे ज्यादा लॉस अफगानिस्तान, और वैसे भी अर्थव्यवस्था के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अफगानिस्तान तहस नहस हो चुका है। तो ऐसे में तालिबान को भी तो अपने आप को बचाना है और उसको भी तो एक जवाबदेही होगी। दुनिया क्या कहेगी कि वह किस प्रकार का शासन किया। तो ऐसे में हो सकता है कि तापी प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत और अफगानिस्तान यानी भारत और तालिबान के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है। हालांकि अगर यही करता है तो यह चुनौती सिद्ध होगी। तो इस तरह से संघाई सहयोग संगठन यहां आप देख सकते हैं, यह इसीलिए निर्मित ही किया गया था। इसका जो मेन मुद्दा था, हालांकि इसमें पाकिस्तान और भारत दोनों सदस्य हो गए हैं, अब अस्थायी सदस्य, लेकिन इसमें इसके माध्यम से कहा जा सकता है कि रूस की सहायता से भारत और चीन के संबंधों में कह सकते हैं कि नजदीकी लाने का प्रयास किया जा सकता है। तो इस तरह से वास्तविकता यही है, क्योंकि यह कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने के उद्देश्य से संघाई सहयोग संगठन को बनाया गया था, लेकिन तालिबान के उदय के बाद पूरी तरह से संघाई सहयोग संगठन कह सकते हैं कमजोर दिखता पड़ रहा है। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और जहां यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, चूंकि भारत को यूरोप से भी संबंध स्थापित करने हैं, तो ऐसे में यह देख सकते हैं कि यह देश 2015 में जैसे आर्मेनिया ज्वाइन किया, तो भारत का आर्मेनिया जाने का मेन मोटो यही था कि इसके साथ साथ इन्हीं मार्ग से जो है वह यूरोप में भी एंट्री करेगा, और किर्गिस्तान है, तो इन सब देशों के माध्यम से। तो इस तरह से निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि मध्य एशिया के रणनीतिक महत्व को देखते हुए भारत की मध्य एशिया में पहुंच तथा उपस्थिति अनिवार्य है। दूसरे महत्वपूर्ण जो लेख आया हुआ है पेज नंबर 8 पर, यह भी संपादकीय पृष्ठ पे है, इन ग्लासगो ऑल आइज ऑन 2030, यानी 2030 के लिए सब पर नजर है। इस बार के जो मीटिंग हो रही है कोप 26 की, जो कि विलंब है कोविड-19 के कारण, तो यहां पर देख रहे हैं ना, नेट जीरो मिराज, और यहां पर 2030 टारगेट क्रिटिकल है। वाइदर ग्लासगो कोप 26 किधर जा रहा है, कहां है, इन सब बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो जो है कोप 26 और इसके साथ दूसरा वाला भी आर्टिकल है, दोनों को एक साथ ही हम लोग बात करेंगे। तो इसमें शून्य उत्सर्जन यानी नेट जो शून्य है, कह सकते हैं शुद्ध शून्य उत्सर्जन 2050 के बजाय 2030 तक करने पर तेजी से ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कि एक लक्ष्य से बहुत दूर है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि आईपीसीसी की 6वीं रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत ही हैरतअंगेज आंकड़े आए हैं। तो ऐसे में देखते हुए 2030 तक इन जो पेरिस समझौते, जलवायु समझौता है, उस लक्ष्य को हम नहीं पा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना जरूरी है। तो 31 अक्टूबर को ग्लासगो में पार्टियों के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए जो मंच तैयार हो रहा है, इसमें जो मैंने याद हो तो 2 दिन पहले ही आप लोगों को इसी में बताया था एनडीसी क्या है, कोप 26 क्या है, पेरिस जलवायु समझौता क्या है। तो इस तरह से पुराने भी न्यूज को एकदम ध्यान रखा करिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, इसको एनडीसी कहा जाता है। तो उत्सर्जन में कमी की प्रतिबद्धताओं को देशों को मानने के लिए प्रमुख प्रारंभिक सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। यानी इस बैठक में मेन यही मुद्दा होगा कि सभी देश एनडीसी से उत्सर्जन की अपनी प्रतिबद्धताओं को मानेंगे, और इस तरह से पेरिस जलवायु समझौते के कुछ सकारात्मक परिणाम जो प्राप्त हुए हैं, फिर भी कुछ उच्च उत्सर्जक देश जैसे कि वह वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे या पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पाना अभी भी बहुत, मतलब उत्सर्जन में कमी बहुत कम है। हालांकि अभी जोर से यही चर्चा चल रही है कि 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के यह आसपास है, यानी ग्रीन हाउस गैसें, जिसे हम क्या कहते हैं GHG उत्सर्जन, जो जंगलों जैसे सिंक द्वारा अवशोषण के बराबर है। भले ही यह जो है अभी कम है, लेकिन यह पाया जा सकता है। यहां पर नेट जीरो मिराज, तो भारत और विदेशों में मीडिया रिपोर्टों ने अगस्त 2021
2021 में जलवायु परिवर्तन पर जो आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो छठी रिपोर्ट आई है, उसे AR6 कहा जाता है, तो उसमें जो है उन्होंने बताया है कि बहुत सारे विस्मयकारी रिजल्ट आए हैं। लेकिन खुलासा करने वाले वैज्ञानिक ने इस पर काफ़ी सूझबूझ से प्रकाश डाला है। अकेले शुद्ध शून्य पर जोर देने से दूर AR6 ने इस बात पर भी जोर दिया है कि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के लिए वैश्विक उत्सर्जन को 2010 के स्तर से 2030 तक 45% तक कम किया जाना चाहिए, जो कि शुद्ध शून्य 2050 के रास्ते पर है। तो इस बात के लिए आईपीसीसी ने इस बात की जो है सराहना भी की है। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा जो प्रेषित नेट शून्य ड्रम बीट्स में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को मूलभूत सिद्धांत जो सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों, जिसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे CBDR कहते हैं, इसे ध्यान रखना, कई बार इसकी चर्चा की जाएगी, को भुला दिया गया है। तो यहां पर यही बात की जा रही है कि विकसित देशों जो जलवायु परिवर्तन के कारण संचित वायुमंडलीय ग्रीन हाउस गैसों के 75% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं, को उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिकांश बोझ उठाना चाहिए, जबकि विकासशील देशों को वह करना चाहिए जो वे कर सकते हैं। तो पूर्व से तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ इसलिए लक्ष्य 2050 तक वैश्विक शून्य शुद्ध उत्सर्जन है, तो सभी देश एक ही वर्ष तक उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाध्य नहीं हो सकते। तो यानी CBDR का अर्थ यही है कि विकसित देशों को 2035-40 तक शुद्ध शून्य तक पहुंच जाना चाहिए, जबकि विकासशील देश बाद में वहां पहुंच सकते हैं, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो नेट जीरो 2050 वर्तमान में प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कम से कम जानबूझकर 2030 के तत्काल लक्ष्य से यह ध्यान हटा रहा है। तो COP26 को ध्यान केंद्रित करना चाहिए और शुद्ध शून्य 2050 लक्ष्य भी कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसको हम प्राप्त कर सकें, लेकिन फिर भी कोशिश करना अनिवार्य है। तो इस तरह से 2030 लक्ष्य क्रिटिकल है। तो यह कह सकते हैं कि जुलाई 2021 के अंत तक 194 में से 113 पार्टियों ने अद्यतन NDC प्रस्तुत किए। तो यहां पर आप देख सकते हैं उसके हिसाब से 2030 में वैश्विक उत्सर्जन 2010 के स्तर 16.3% अधिक होने की उम्मीद है, जबकि आईपीसीसी ने मांग की है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के 2010 के स्तर को 2030 उत्सर्जन 45% तक कम होना चाहिए। तो इसलिए 2030 की जो रिपोर्ट है NDC की महत्वाकांक्षा के स्तर से उल्लेखनीय वृद्धि का आह्वान करती है। लेकिन कई बड़े उत्सर्जकों ने पेरिस समझौते की तुलना में अधिक उत्सर्जन कटौती की घोषणा की है। अमेरिका तो यहां तक ट्रंप जो है पेरिस समझौते से अपने आप को अलग ही कर लिए थे। तो यूके और यूरोपीय संघ ने अपने लक्ष्यों को क्रमशः 68% और 55% तक बढ़ा दिया है, जबकि 2030 तक 1990 के स्तर की तुलना में अमेरिका ने तो अब जो है कह सकते हैं कि 2050 तक शून्य उत्सर्जन का वादा किया है, जो कि 80% कटौती की तुलना में पहले वादा किया था। तो बाइडेन प्रशासन ने 2030 तक 2005 के स्तर पर 50 से लेकर के 52% तक उत्सर्जन को कम करने का भी वादा किया है, और यह पूरी तरह से अपर्याप्त है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है और 2005 की आधार रेखा यूरोपीय संघ की तुलना में अपनी प्रतिबद्धता को काफी कम कर देती है। तो क्योटो 1990 बेसलाइन का उपयोग करते हुए यूके और अन्य देश कटौती के रास्ते पर खड़े हैं। रूस, ब्राजील अमेजन के जंगलों को तबाह कर रहे और चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक, जिसका 2030 में चरम पर पहुंचने से पहले अधिकतम बुनियादी ढांचे, औद्योगिक और बिजली उत्पादन क्षमताओं को जोड़ने के लिए अथक प्रयास कर सकते हैं। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए उपलब्ध संचयी वैश्विक उत्सर्जन को अधिकांश भाग किया जा सकता है। तो जो अद्यतन NDC रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-30 में नवीनतम NDC के आधार पर संचयी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शेष कार्बन बजट के 89% तक उपयोग करेगा। तो ये कार्बन बजट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का यह प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्लासगो COP26 किधर है?
कहाँ है? कोप 26 को शुद्ध शून्य उत्सर्जन 2050 के बजाय 2030 तक कम करने पर तेजी से ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कि अभी बहुत दूर है। तो सिस्टम को यहां पर ध्यान देना होगा। यदि कोप 26 तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक 2010 के स्तर को 45% तक कटौती प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है और हमेशा की तरह भू राजनीति के साथ जारी रहता है, तो दुनिया अच्छी तरह से विनाशकारी को रोकने के अपने अंतिम अवसरों को खो देगी। तो निसंदेह अफ्रीका, अल्प विकसित देशों, छोटे द्वीपीय राज्यों, अन्य देशों पर यह दबाव आएगा। तो इस तरह से पहले यही सुझाव है दिया गया कि कोप यह सुनिश्चित करता है कि पार्टियां अपनी प्रतिबद्धताओं को तब तक बढ़ाएं जब तक कि 2030 तक 45% की अपेक्षित कमी नहीं कर लेते। तो इसी तरह से हमेशा की तरह भारत भी अपनी दोधारी स्थिति में है। देश वैश्विक उत्सर्जन का 7% उत्सर्जन करता है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बेहद कम है, लेकिन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में इसको रैंक दी जाती है। तो भारत बिना अधिक कठिनाई के उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 38 से 40% तक और 33 से 35% तक कम करने की अपनी एनडीसी प्रतिज्ञा को बढ़ा सकता है। क्योंकि यह एक G20 सदस्य और प्रतिष्ठित आर्थिक और औद्योगिक शक्ति है और भारत ने अब तक अपने पेरिस समझौते के उत्सर्जन में कमी की प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने के दबाव का विरोध किया है, लेकिन इसने अभी तक अपनी अद्यतन एनडीसी को आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत नहीं किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत बिना अधिक कठिनाई के भी उत्सर्जन तीव्रता में वह कमी कर सकता है अन्य देशों की तुलना में। शुद्ध शून्य कोरस को देखते हुए भारत 2070-75 तक इसे हासिल करने की पेशकश कर सकता है। भारत के लिए 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की अपनी शामिल करने के लिए अब तक की तुलना में अधिक होमवर्क की आवश्यकता हो सकती है। तो क्या भारत के पास वित्तीय सहायता के वादों का समझौता किए बिना 2030 के लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रतिबद्धताओं और कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका और अन्य विकसित देशों को आगे बढ़ाने के लिए इन प्रस्तावों को लाभ उठाने का साहस होगा? केवल समय ही बताएगा, जिसमें से दुनिया के पास बहुत कम समय बचा होगा। तो इस तरह से यह लेख यहीं पर, इसके साथ यह लेख भी इसी से कनेक्ट है। पेज नंबर 8 पे ही आया हुआ है। जीएस के 3rd पेपर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत डाल सकते हैं। मिटिगेटिंग ए क्राइसिस, यानी संकट को दूर करना है। तो इस तरह से संकट को कम करना है तो सीओपी अनुकूलन को सर्वोत्तम रूप से प्रोत्साहित कर सकता है, जो स्वच्छ ऊर्जा और संक्रमण में सहायता करता है। तो एक हफ्ते में कम से कम 120 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 26वीं बैठक के लिए ग्लासगो में बुलाने की उम्मीद है। पिछले साल 2 सप्ताह तक चलने वाला वार्षिक अभ्यास कोविड-19 के कारण बाधित हो गया था। तो कोप कैलेंडर के में वर्ष 2020 एक महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से 2015 के पेरिस समझौते के अनुरूप ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के स्वैच्छिक लक्ष्यों को पूरा करने में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करने की उम्मीद की गई थी। हालांकि व्यवधान का अर्थ यही हुआ कि यह चर्चाएं अब ग्लासगो में चलेंगी। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेरिस समझौते से बाहर निकलने के बाद बाइडेन प्रशासन ने फिर से वापसी की और इसमें ठोस प्रयास वह कर रहे हैं। तो इस तरह से अमेरिका भी यह प्रयास कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन को 2050 तक हासिल करना ही होगा। उत्सर्जन में 2010 के स्तर से 2030 तक कम से कम 45% की, यही बात हम लोग ऊपर कर चुके हैं। तो संकट को हल करने के किसी भी प्रयास में पश्चिमी देशों को अपनी प्रतिबद्धता से कहीं अधिक और कम से कम सीओपी के पिछले संस्करणों में पहले से ही निहित वादों को पूरा करने में शामिल किया जाएगा और इस तरह से विकसित देशों को इसमें आगे आना पड़ेगा और खासकर विकासशील देशों के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं बनाना होगा। तो इस तरह से आगे की राह यही हो सकती है कि सभी मीडिया हितों के बावजूद जो इसे उत्पन्न करता है, अनुकूलन को सर्वोत्तम रूप से प्रोत्साहित कर सकता है, जो स्वच्छ ऊर्जा के संक्रमण में सहायता करता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन की संपत्ति को तुरंत समाप्त किए बिना भी दुनिया को एक गर्म दुनिया के लिए एक सार्थक प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है।
अब बढ़ते हैं पेज नंबर 8 पे ही जीएस के सेकंड पेपर को में आया हुआ है, इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। नो चेंज यानी कोई सुधार नहीं हुआ है, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की यहां बात की जा रही है, जो कि इसकी एक ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी भी बना हुआ है और यह 2018 से है। तो इस तरह से एफएटीएफ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान की जांच जल्द ही प्रभावी निष्कर्ष पर पहुंचे। तो यह जो है मनी लॉन्ड्रिंग और जो एफएटीएफ है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली वित्तीय कार्रवाई कार्यबल से पाकिस्तान को राहत नहीं मिली है। तो इस तरह से ग्रे लिस्ट में इसे बरकरार रखा गया है। वहीं पाकिस्तान का दोस्त तुर्की, उसका बहुत ही खास दोस्त है, वो भी ग्रे लिस्ट में उसे शामिल किया गया है। इवन मॉरिशस को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। तो एफएटीएफ के जो प्रमुख हैं मार्कस प्लेयर ने कहा है कि अफगानिस्तान अब भी अतिरिक्त मॉनिटरिंग वाली ग्रे लिस्ट में है, क्योंकि पाकिस्तान ने एफएटीएफ के 34 सूत्री एजेंडे में से 4 पर अब तक कोई काम किया ही नहीं है। इसलिए 2022 में एक और समीक्षा करना पड़ेगा। तो ये एफएटीएफ है क्या? तो यह एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में जी समूह के देशों की पहल पर 1989 में से स्थापित किया गया था। इसकी बैठक एक साल में 3 बार आयोजित की जाती है। इसके अलावा यह वित्त विषय पर कानूनी विनियामक परिचालन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा भी देता है। तो यह क्या काम करता है? तो इसका मेन यही काम है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग होने से बचाना है। और 2001 में इसने मनी लॉन्ड्रिंग को भी इसमें जोड़ दिया। इसके अलावा आतंकवादी वित्त पोषण, यही कारण है कि जैसे जो देश आतंकवाद को पक्षपोषित करते हैं, वित्त मुहैया कराते हैं, उनको रहने का जगह देते हैं, उन पर यह कंट्रोल करने का कार्य करता है। और 2012 में इनकी कार्यसूची में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को भी इसमें जोड़ा गया है। तो इस तरह से इन सब क्षेत्रों में वह कार्य करता है। तो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को क्या होगा नुकसान? वह दिवालियापन के कगार पर वैसे ही खड़ा है और इस तरह से उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से और ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड यानी आईएमएफ, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे जाहिर है कि इसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा, वित्तीय आपात जैसी स्थिति हो जाएगी और यह 2018 से ही इस ग्रे लिस्ट में है। तो इस तरह से इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार का पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका पतन हो जाएगा। तो इस तरह से यह लेख था। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 1 और 10 पे, इसको सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। तो चीन का नया सीमा कानून, यह जो है नया सीमा कानून क्या हो सकता है इसका असर, खासकर भारत और चीन के बीच, खासकर एलएसी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चूंकि चीन की विधायिका ने 1 जनवरी से प्रभावी होने के लिए एक नया सीमा कानून अपना लिया है, तो इस तरह से यह देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अगर हम बात करें, यहाँ पर यह तनाव चल ही रहा है भारत और चीन के बीच। तो भारत के साथ पूर्वी लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों में महीनों से बरकरार बॉर्डर विवाद के बीच चीन ने जमीनी सीमाओं को मजबूत और नियंत्रित करने के लिए एक नया भूमि कानून पारित कर दिया है। तो ऐसे में क्या भारत और चीन के बीच एलएसी पर और तनाव बढ़ सकता है? तो इस कानून के तहत चीन सीमावर्ती इलाकों में अपनी दखलंदाजी बढ़ाने लगा है। तो इस तरह से इस कानून के माध्यम से आम नागरिकों को इन सीमाओं पर बसाने लगेगा और उसकी तैयारी भी कर रहा है, जिससे किसी भी अन्य देश के साथ इन इलाकों में सैन्य कार्रवाई करने में काफी मुश्किल हो जाएगी। खासकर भारत के ऊपर इसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़ेगा। तो भारत और चीन के बीच लंबा सीमा विवाद है, आपको पता ही है, यह 3488 किलोमीटर इसकी सीमा है। तो यह असर डाल सकता है और नया विवाद पैदा कर सकता है। वहीं भूटान के साथ चीन का विवाद दोनों के बीच 400 किलोमीटर की सीमा पर है, यानी भारत और चीन के बीच जो 3488 किलोमीटर सीमा है एलएसी विवाद जो है, और चीन और भूटान के बीच 400 किलोमीटर की सीमा। तो इस तरह से चीन जो है करीब 12 देशों, पड़ोसी मुल्कों के साथ उसने सीमा संबंधी विवाद को सुलझा लिया है। सिर्फ भारत और भूटान के साथ इसका यह बचा हुआ है। तो वहीं सीमाओं पर रक्षा और सामाजिक एवं आर्थिक विकास में समन्वय को बढ़ावा देने के लिए उपाय कर सकता है। देश समानता, परस्पर विश्वास और मित्रतापूर्ण वार्तालाप के सिद्धांतों का पालन करते हुए पड़ोसी देशों के साथ जमीनी संबंधी मुद्दों से निपटेगा और काफी समय से लंबित सभी
जो सीमा संबंधी मुद्दे हैं, विवादों को उचित समाधान के लिए वार्ता का सहारा भी लेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच अभी तक यह सीमा विवाद सुलझ नहीं पाया है। आगे की राह यही होगी कि दोनों देश, क्योंकि यह आर्थिक युग है, दोनों देशों को सामंजस्यपूर्ण स्थिति को बनाना अनिवार्य होगा, तभी जो है शांति स्थापित हो सकती है। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में। आज हमने 2 प्रश्नों को लिया है। मध्य एशिया में भारत के हितों और क्षेत्र के प्रति इसकी राजनयिक पहुंच का परीक्षण करें। तो वही मैंने बताया है, 3 भागों में प्रश्न को तोड़ें, भूमिका और मध्य भाग। तो यहाँ पर देखिए परीक्षण की बात कर दिया है। तो यहाँ पर मध्य एशिया भारत के हितों को, तो भूमिका में जो है यही बताना है कि 1991 के बाद से, जब सोवियत पूर्व यानी सोवियत के विघटन के बाद से ही मध्य एशिया में भारत ने अपनी, कह सकते हैं, पहुंच को जारी रखा और आगे भी रखने का प्रयास करेगा। हालांकि अफगानिस्तान के नए जो संरचनात्मक, जो कह सकते हैं राजनीतिक उथल पुथल की वजह से कुछ चुनौतियां आ गई हैं। तो फिर इस तरह से अब इसमें जो है, इसमें महत्वपूर्ण मध्य भाग में बिंदुओं को डाल सकते हैं कि इसका महत्व क्या है, सेंट्रल एशिया के साथ, मध्य एशिया के साथ भारत संबंध क्यों स्थापित करे, इसके बीच क्या आवश्यक है, ऊर्जा का क्षेत्र हो, यूरोप का इसको द्वार कहा जाता है, रूस के बीच संबंध के लिए मुख्य कड़ी का काम करेगा मध्य एशिया। तो इन सब बातों को लिखते हुए अंत में निष्कर्षता यही लिखना चाहिए। तो इस तरह से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह चुनौती है, लेकिन आगामी दिनों में अगर भारत तालिबान के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता आती है तो निस्संदेह रूप से मध्य एशिया के साथ भारत के संबंध, खासकर से स्थलीय संबंध, बहुत ही अच्छे विकसित किए जा सकेंगे। तो निष्कर्षता ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोप 26 को शुद्ध शून्य उत्सर्जन को 2050 के बजाय 2030 तक कम करने पर तेजी से ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कि एक लक्ष्य से बहुत दूर है। तो समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो इस तरह से, जैसे कि इसमें भूमिका में आप लिख सकते हैं, और ध्यान रखें कि वह दूसरा तीसरा आर्टिकल दोनों को मिला करके इसके उत्तर को लिखना है। तो मुख्य भाग में थोड़ा सा आलोचनात्मक और उपाय सहित बातों को लिखते हुए अंत में यही कह सकते हैं कि आगामी कोप 26 निश्चित रूप से 2050 के बजाय 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जो है सभी देश आपस में सामंजस्य स्थापित कर सकेंगे। तो इस तरह से इन तीनों भाग में तोड़ तोड़कर उत्तर को लिखेंगे तो काफी अच्छा उत्तर निकल कर आएगा। तो आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।